फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इसरो के जो नया गगनयान मिशन है उस पर क्या अपडेट्स हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सरकार को निर्देश दिए कि उन्हें ज़रूरत है पॉपुलेशन एज वेल एज जो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस है माउंटेनियस रीजन के उनको कंसिडर करने की। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू बैक टू द रॉक क्लासेस। फ्रेंड्स, जो लोग नए जुड़ते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, प्लस इसके साथ साथ हम हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर भी फोकस करते हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कि आपकी जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो तो आप पढ़ के आप कर भी सकते हैं, बट आप आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी स्कूल में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक ओवरऑल एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर, या आपको जो सक्सेस जो अचीव करनी है उसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आपसे हर रोज़ एक नया थॉट जो है नया कोट शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आज का कोट है कि व्हेन वी बिलीव दैट हैप्पीनेस कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड इन द फ्यूचर ऑन रीचिंग द गोल, वी मिस आउट द एंजॉयिंग द जर्नी टूवर्ड्स इट विच इज़ इन द प्रेजेंट। अब ये कई बार होता क्या है कि हम लोग जो हमारा गोल है उसको लेकर डेडिकेटेड होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बट जो अदर साइड इसकी है वो ये है कि हम जो हमारी जर्नी है उसके अंदर उसको हम मिस कर जाते हैं। यानी जो हमारी जर्नी है उसको एक एंजॉयबल जर्नी बनाने में कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम सिर्फ हमारा फोकस जो है गोल पे तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ऐसा जो हमारी जर्नी है, हम जो भी रास्ते से गुजर रहे हैं वो हमारे लिए एंजॉयबल होना ज़रूरी है। अब होता क्या डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इन जनरली भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कोई एम लेके चलते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम में इतने परसेंटेज चाहिए। तो उसके बीच में क्या होता है, कई बार कई ऐसे लोग होते हैं या कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो जो बीच की जर्नी है, मान लीजिए कुछ त्यौहार वगैरह बीच में आते हैं या कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ उन्हें ज़रूरत होती है कि वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के खुशियाँ सेलिब्रेट करें, बट उस समय भी वो क्या होते हैं कि नहीं, दे आर मोर इंडल्ज इन टू स्टडीज़। उस समय पे वो क्या करते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। एक दिन की पढ़ाई मिस करके आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, एंड ज़रूरत है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। अगर आप कोई त्यौहार एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, करनी भी चाहिए आपको। जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ में आपको समय बिताना चाहिए, बट ऐसे में आप ये ना करें कि आप त्यौहार जो है कोई भी त्यौहार रखता है वो मिस करें। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से जब मैंने आपको बताया कि आप कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क पड़ेगा नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा फ़र्क इस पर पड़ता है कि आप रोज़ जो पढ़ाई करने का समय है उस पर पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको जो ये हम कहते हैं ना सैक्रिफाइसेस होते हैं छोटे मोटे कि हम त्यौहार नहीं बनाएंगे, ऐसे ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे में जब आप ये जो जर्नी है आपकी कहीं भी पहुंचने की या कोई गोल अचीव करने की, उसके अंदर जब आप ऐसे छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते हैं तो आपको उस जर्नी के अंदर मज़ा आने लगता है, एंड देन जब आप उस गोल पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने जो जर्नी थी उसके अंदर काफ़ी कुछ मिस किया है। तो ऐसे में ज़रूरत है बैलेंस बनाने की। आपका जो गोल है उसको तो अचीव करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आपकी जो जर्नी है इन बिटवीन आप चीज़ों को सेक्रीफाइस करना स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें जो है बैलेंस में होनी चाहिए। आपकी स्टडीज़ हो गई, आपका प्लेफुलनेस हो गया, आप कुछ भी खेलते हैं, आप जॉगिंग पर जाते हैं, तो सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आई होप ये चीज़ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगी। एंड डोंट मिस कि अगर आप आने वाला समय जो है त्योहारों का है तो उसमें आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। आप एक ये समझिए कि मैं आज पढ़ के कुछ एक डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। सो या दिस इज द कोट फॉर द डे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल। आज का सवाल डिस्कस कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आज का सवाल है कि जो नंद बाबा मिल्क मिशन है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है एंड इसके एम्स क्या है। अब जिन लोगों को इसके बारे में पता है, वेल एंड गुड, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाउएवर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, देन इसके बाद में आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब डिफरेंस क्या होता है कि कई बार जो हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो कुछ ऐसे स्कीम्स निकालती है जिनके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं होती है, बट वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम जो स्कीम्स होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, उनके बारे में पता हो ताकि वी कैन गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो ऐसे में अब जब आप इन चीज़ों को थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे अलग अलग जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो जो जनता के हित में अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंट करती रहती हैं। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च कर लेंगे तो वेल एंड गुड। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल्स। आज है 23 अक्टूबर एंड आज का हमारा पहला आर्टिकल है द एक्सेंट बिगिंस। अभी हाल ही में हुआ क्या डियर फ्रेंड्स कि इसरो ने, आपको पता है कि 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 था
फॉर्मूला, तो वो साउथ पोल पे लैंड किया था। तो ये एक माइलस्टोन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि विद टाइम डेवलपमेंट जो है काफ़ी हो रही है। तो ऐसे में एक जो क्रूड जो एक मिशन है इसरो का गगनयान, तो उस चीज़ को लेकर एक टेस्ट ट्रायल्स चल रहे हैं, आपको पता भी होगा, काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो ये आर्टिकल है इसके अंदर बताया गया है कि एक अनक्रूड डेवलपमेंट जो है, यानी कि कोई भी जब एक मिशन भेजा जाता है उससे पहले कुछ प्रैक्टिस की जाती है कि कैसे उस मिशन को जो है सक्सेसफुल बनाया जाएगा। तो ऐसे ही एक जो इसरो का मिशन है उसको क्रूड मिशन है, यानी जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की बात कर रहा है इसरो, तो उससे पहले कुछ जो टेस्ट ट्रायल्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ये चीज़ डालेगी इसरो पे। तो गगनयान मिशन को लेकर बात की गई है कि इसरो कंडक्टेड द फर्स्ट अनक्रूड डेवलपमेंट फ्लाइट फॉर द गगनयान। द फ्लाइट वॉज नेम TVD-1। अब डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो नाम होते हैं ना छोटे मोटे, जैसे कि ये TVD-1, तो ये कई बार एग्जाम में आप पूछ ले जाता हो, आप ज़रूरत है कि इनको हाईलाइट करें। तो श्रीहरिकोटा से अनक्रूड मिशन जो है वो लॉन्च किया था इसरो ने, एंड दिस टेस्ट फ्लाइट इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन इंडियाज ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम एम्ड एट सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। अब जो इसरो का मिशन है कि वो मैन को या फिर ह्यूमंस को जो है वो स्पेस फ्लाइट में भेजे, तो इससे पहले जो टेस्ट ट्रायल्स है वो किया गया था अनक्रूड, यानी कि जो सेम जो स्पेस शटल है उसको भेजा गया था बट विदाउट ह्यूमंस, ताकि टेस्ट करने के लिए कि क्या क्या इम्पैक्ट इंसान के ऊपर उस चीज़ के हो सकते हैं। क्रू मॉड्यूल एंड क्रू एस्केप सिस्टम। अब ये जो रॉकेट था इसके अंदर जो दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। द लॉन्च व्हीकल इंक्लूड्स अ क्रू मॉड्यूल फिटेड विद क्रू एस्केप सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट द क्रू। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो हम देखते हैं ना कि हमारे जो इंडिया के कुछ एस्ट्रोनॉट्स थे जो जैसे राकेश शर्मा है या फिर और भी जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स थे, तो कल्पना चावला है, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार कुछ टेक्निकल फेलियर्स की वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने ये एक क्रू एस्केप सिस्टम बनाया है, एंड इसके अंदर पता करा है कि कैसे जो अलग अलग इम्पैक्ट्स हैं, मान लीजिए कोई रॉकेट जा रहा है मिशन में, जब वो इंसान को लेकर जाएगा तो क्या टेक्निकल फेलियर्स की वजह से अगर कुछ जान की जो होती ना कि कई बार टेक्निकल फेलियर से जान चली जाती है एस्ट्रोनॉट्स की, तो उस चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ये एक सिस्टम जो है बनाया इसरो ने, और इस चीज़ को फिट किया है क्रू एस्केप सिस्टम के साथ। अब टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो था, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना कि कैसे मान लीजिए कि एक इसरो को एक इंसान को भेजना है, मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना है, तो उससे पहले इसरो क्या करा है कि इसरो ने एक टेस्ट फ्लाइट की है, यानी कि उस जो सेम मॉड्यूल है उसको खाली भेजा है बिना इंसान के। अब जब उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट होने वाला टेक्निकल फेलियर्स है या जो भी है वो खाली जो शटल था उसके अंदर वो इम्पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो डेटा आएगा उससे पता चलेगा कि इसरो को कि क्या और चेंजेस करने की ज़रूरत है अभी क्रू एस्केप सिस्टम के अंदर। तो इसलिए टेस्ट किया गया था। दिस टेस्ट एम टू कलेक्ट डेटा ऑन SCES परफॉर्मेंस। द टेस्ट वेरीफाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम एंड द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पेस मिशन। अब ये जो टेस्ट था इसका एम, जैसे मैंने आपको बताया कि CES का परफॉर्मेंस जो है वो चेक करने के लिए, यानी कि जो क्रू जो बता रहे हैं ना आपको कि क्रू मॉड्यूल सिस्टम है उसका डेटा कलेक्ट करेगा, और उसके बाद बताएगा कि कैसे ये जो टेस्ट था ये वेरीफाई करेगा कि एबिलिटी जो है क्रू एस्केप सिस्टम की वो कितनी ज़्यादा है और कितना वो एस्ट्रोनॉट्स को जो स्पेस मिशन के अंदर होने वाले अलग अलग जो डेंजर्स हैं उनसे बचाएगा। तो इसलिए ये डेटा कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी था इसरो के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा बताया गया कि कैसे डेटा फ्रॉम दिस टेस्ट इज क्रूशियल फॉर रिफाइनिंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स नीडेड फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अब ये जो टेस्ट फ्लाइट की गई है इससे जो डेटा कलेक्ट हुआ है इसरो के पास, अब इसरो इससे क्या करेगा, एक एस्टिमेट लगाएगा कि ये जो है यानी कि XYZ खतरे हो सकते हैं अगर हमने ऐसे इम्प्लीमेंट किया। तो अब जो ज़रूरी चेंजेस है वो इसरो करेगा, देन उसके बाद में जो है वो इंसानों को जो है यानी एस्ट्रोनॉट्स को फिर भेजेगा स्पेस के अंदर, ताकि जो रिस्क है, डेंजर है, जो एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं ना कई बार कि एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं, तो वो जो खतरा है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो टेस्ट है ये काफ़ी क्रूशियल है, और जो डेटा मिला है वो इन सभी डेंजर्स को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। टेस्टिंग पैराशूट्स जो इसके अंदर इंडक्ट किए गए थे, यानी द पैराशूट यूज्ड इन द TVD-1 टेस्ट अंडरवेंट 16 टेस्ट अंडरलाइनिंग इसरोज कमिटमेंट टू थोरो टेस्टिंग। अब डियर फ्रेंड्स, जो एक एस्ट्रोनॉट होता है, आपको पता होगा कि एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने में एंड देन उसको जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी एक कॉस्टली होते हैं। तो सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं, एक ह्यूमन अगर हम उस नज़रिए से भी देखें, ह्यूमैनिटी नज़रिए से, तो किसी की भी जान जाना एक सही, एक कहता है ना कि सही
प्रोसीजर नहीं। अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी इंसान की अगर जान चली जाती है तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी वांट। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएँ ताकि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी वैल्यू की जा सके और जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे भारत के उनकी जान बचाई जा सके। तो ऐसे में जो पैराशूट से उनके रिगरस 16 टाइम्स टेस्ट किए गए थे। तो ऐसे 16 टेस्ट से पता चलता है कि इसरो जो है कितना कमिटेड है टूवर्ड्स लाइफ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। वेदर एंड टेक्निकल डिलेज, अभी ये जो मिशन था ये लॉन्च करना था सुबह के 8 बजे, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस जो टेस्ट था वो 45 मिनट से डिले हुआ है, स्टार्ट हुआ 8:45 AM पे। The launch delays are common due to various factors and it's essential to address any technical issues to ensure a safe launch। अब कई बार ऐसा होता है कि जो वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो इन बिटवीन आते हैं जब भी कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है, लेकिन ऐसे में ये जो टेक्निकल इशू है या फिर वेदर का जो डिले है इससे भी पता चलता है कि जो रेडीनेस है वो कितनी ज़्यादा है किसी भी फ्लाइट की। यानी कि अगर कोई फ्लाइट को टेक ऑफ करना है यानी किसी रॉकेट को स्पेस में भेजना है तो उस समय पे उस पर अलग अलग जो फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल का हो चाहे टेक्निकल हो या अलग अलग जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनका वो कितने रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को डैमेज पहुंचाने में। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो भी हुआ ना कि वेदर्स के कारण जो टेक्निकल डिले हुआ है ये एक तरीके से टेस्ट था, यानी कि एक टेस्ट भी मान सकते हैं इसको कि ये एक अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर एक टेस्ट हुआ है इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनकी मशीनरी का। तो प्रोग्राम की कॉस्ट थी कुछ लगभग बताया गया था कि 12,400 करोड़ रुपए 2009 के अंदर एस्टिमेट लगा गया था कि जो गगनयान मिशन है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 12,400 करोड़, बट जो यूनियन कैबिनेट है उन्हें सैंक्शन किए थे लगभग 9,023 करोड़ रुपए 2018 में। तो ये प्लान की गई थी 2022 के अंदर फ्लाइट की 2022 तक एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो भेज दिया जाएगा फ्रॉम इसरो टू स्पेस, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, इसके कारण जो ये प्रोजेक्ट था ये डिले होता हुआ नजर आया था। The COVID-19 pandemic and other commitments caused delays in the Gaganyaan program, pushing the earliest crew flight to 2025। अब ऐसे में जो मिशन 2022 तक हो जाना चाहिए था वो डिले हो गया 2025 तक के लिए, बिकॉज एज यू ऑल नो कि जब कोविड-19 जब आया था तो कैसे सभी लोग एक डर का माहौल था कि कैसे ये जो वायरस है ये एक दूसरे से इनका एक फैले ना। तो ऐसी इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सारे टेस्ट जो है वो डिले कर दिए गए थे, स्टॉप कर दिए गए थे। नाउ जब कंडीशन नॉर्मल है देन अब जो टेस्टिंग है वो वापस से स्टार्ट की गई है। कोविड-19 पैंडेमिक जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिले है ये 2025 तक के लिए हो गया है। द पैंडेमिक डिस्टर्ब्ड शेड्यूल वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग स्पेस प्रोग्राम रिजल्टिंग इन डिलेस। अब प्राइम मिनिस्टर ने ये इसरो को कहा है कि क्यों ज़रूरत है हमें 2040 तक मून पे भेजने की इंसानों को, यानी कि जो इसरो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने कहा है कि इसरो टू सेंड ह्यूमंस टू द मून बाय 2040 एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन स्पेस एंडेवर्स इन कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिक्स। अब ये जो गगनयान मिशन है इसके अंदर हुआ क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस के अंदर भेजने की बात की गई है, बट PM मोदी जो है उन्होंने इसरो को ये भी कहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम आप डेवलप कीजिए बाय 2040 जो है हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं यानी कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज सकें, देन वी कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो ऐसी बात बताई गई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा हमारे इसरो डिपार्टमेंट को। एंड उसके अलावा ये जो चीज़ है ये एक हमारी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता हुआ दिखता है। अभी हमने देखा ना कि कैसे अगर साउथ पोल पे हमने हमारा जिस चंद्रयान मिशन था वो लॉन्च किया था तो कैसे हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक माइलस्टोन क्रिएट किया था, तो वैसे ही अगर हम 2040 तक एक ह्यूमन जो मिशन है उसको भेज सकें चांद पे तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे जियोपॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस के अंदर भी। बैलेंसिंग एक्ट ऑफ इसरो बताया गया कि इन्वॉल्व्स केयरफुल प्लानिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग व्हेन रेडी, बैलेंसिंग द नीड फॉर स्पीड एंड प्रिसीजन। अब क्योंकि ये जो कोविड-19 मैंने बताया दोस्तों तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था किसी भी मिशन को डिले करने के लिए, बट एक इंटरनल चीज़ें जो होती है किसी भी मिशन को लॉन्च करने से पहले उसके अंदर एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए रहती है, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कई बार होता है कि कुछ ऐसे स्पेस के जो या फिर रॉकेट के जो ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो जब इतना समय है तो क्यों ना एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फोकस किया जाए कि सभी पार्ट्स जो है वो लगभग इंडिया में ही इनबिल्ट किए जाए। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैराशूट था TVGS उनका तो उसके 16 टाइम्स रिगरस जो है या 16 डिफरेंट टेस्ट से गुजारा गया था उस पैराशूट को, ताकि देखा जा सके कि कैसे जो इसरो है वो कमिटेड है टूवर्ड्स एस्ट्रोनॉट सेफ्टी एंड लॉन्चिंग व्हेन रेडी, बैलेंसिंग द नीड फॉर स्पीड एंड प्रिसीजन। अब ऐसे में ये जब चीज़ें जो इन्वॉल्व हो जाती है
यानी कि केयरफुल प्लानिंग हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्टिंग हो और साथ में रेडीनेस हो मिशन को लॉन्च करने की। तो इस सभी के साथ ज़रूरत है कि स्पीड एंड प्रिसीजन। अब ज़रूरत है दोस्तों की जो इसरो अपने मिशंस हैं इनको थोड़ा स्पीड अप करे। दे आर डूइंग मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका काम जो है वो डिले है या फिर स्लो है, नो दैट्स नॉट द केस, दे आर डूइंग एक्सीलेंट। बट अब जो ये समय है इसमें ज़रूरत है कि स्पीड और प्रिसीजन की, यानी कि सटीकता और तेज़ रफ्तार से इसरो काम करे, इन सभी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। तो जब ये सभी चीज़ें इंक्लूड एक साथ हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो एक इंडिया का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है उसको एक बूस्ट मिलेगा और डेफिनेटली जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो एक बाय प्रोडक्ट होगा इस चीज़ का। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल। आपने देखा कि कैसे इसरो जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है एंड डेफिनेटली दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द फील्ड ऑफ स्पेस, रिकमेंडेबल जॉब इन दिस होल प्लैनेट। तो ऐसे में कुछ ऐसे जो डिलेज हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। कई बार जो इस यानी कि कोविड-19 की वजह से डिले हुआ है, अगर वो नहीं होता तो इसके पहले ही जो एक गगनयान मिशन है वो लॉन्च कर चुका था इसरो। बट देयर इज़ नो डिले, अब कोई डिले नहीं हुआ है। बाय 2025 वी आर होपिंग दैट जो मिशन है वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल साबित हो हमारे देश के लिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। जो हमारा सेकंड आर्टिकल है आज का कीजिए रेस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालयस। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको आज एक अलग पर्सपेक्टिव जो है वो देने की कोशिश करूँगा मैं इस आर्टिकल के द्वारा। अब जो हमारी हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे देश के, यानी कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, तो इन्होंने हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कई जगह विटनेस किया है कि काफ़ी फ्लड्स जो है या फिर अर्थक्वेक है वो उनका सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कैरिंग कैपेसिटी है जो उसको कम किया जाए। अब चिंता मत कीजिए, जो कैरिंग कैपेसिटी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि यहाँ पे इतने सारे फ्लड्स आते हैं, इतने अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इसने एक डिबेट शुरू की है कि अब ज़रूरत है जो रीजन है ना हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड का, तो इसके अंदर एक डिबेट शुरू की है कि कैसे रीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पर एक सवाल उठा दी है। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों कि कोई भी जो जगह है, यानी कि आप पढ़ भी सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम पॉपुलेशन of an ecosystem can support sustainability without causing significant harm to natural resources। अब कैरिंग कैपेसिटी का ये मतलब होता है कि कोई एक इन्वायरमेंटल जगह है, यानी कि मान लीजिए कोई एक जगह है, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। अब मान लीजिए एक्स लोग वहाँ पे रहते हैं। अब एक्स लोग जब रहते हैं तब तक तो वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम था या नेचुरल रिसोर्सेज थे वो मेंटेन एक आपस में कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन जो एक्स मार्क के ऊपर चली गई तो वैसे ही क्या हुआ, वहाँ का जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो बढ़ गया। यानी कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं ना इकोलॉजिकल के, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, फ्लड्स हो गए, ये बढ़ गए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे फ्लड्स आ रही है या अर्थक्वेक आ रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं जो बढ़ती पॉपुलेशन है इसको भी माना जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट उठाए ताकि ये जो कैरिंग कैपेसिटी है इसके साथ इकोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं इनको एक साथ मैनेज किया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू करते हुए बताया गया कि जो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है उन्होंने पिटीशन डाली थी एंड उसके अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार है उनको एक हिदायत ये दी है कि एक ऐसा आप प्लान रेडी कीजिए जिसमें जो ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उस जगह का वो मेंटेन किया जा सके। The Supreme Court of India has asked the Union government to suggest a way forward regarding the carrying capacity of the IHR including its town and cities। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको ये कहा है कि आप कुछ ऐसा रास्ता सुझाइए या फिर ऐसे कुछ प्लान्स बनाइए जिसके कारण जो कैरिंग कैपेसिटी है इसके कारण होने वाला जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके। द कोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द एनवायरमेंटल इशूज इन द हिमालयन रीजन। अब कोर्ट का ये इंटरवेंशन है इसको एक इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सीरियसनेस है टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इशूज उस पॉइंट को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का ये एक कहता है ना कि एक कंसर्न नज़र आता है। अब यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था इस चीज़ को लेकर, तो डायरेक्टर ऑफ GP पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट शुड लीड द असेसमेंट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉर ऑल 13 हिमालयन स्टेट्स। दिस रिकमेंडेशन आउटलाइंस टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप इंक्लूडिंग वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज टू असेस रीजनल कैरिंग कैपेसिटी। अब सुप्रीम कोर्ट के जब ये आदेश निकला तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जो डायरेक्टर है GP पंत नेशनल इंस्टीट्यूट के वो इस जो लीड है यानी असेसमेंट जो है इसको लीड करेंगे और जो 13 स्टेट्स और यूटीज़ है
इनके बारे में एक डेटा कलेक्ट करेंगे एंड जो एक प्रॉपर डेटा शीट बनेगी, यानी कि एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद ही कुछ आगे स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एक्ट कर चुकी है एंड दे ऑलरेडी ऑर्डर्ड सम, जो कहते हैं ना कि अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल अथॉरिटीज़ हैं या फिर रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, उनको ऑलरेडी एक ऑर्डर दिया जा चुका है कि वो डेटा कलेक्ट करें एज सून एज पॉसिबल, ताकि जो एक डिले है इस चीज़ के अंदर कि क्यों फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं, इन सबको मिनिमाइज़ किया जा सके। स्टेट लेवल कमेटी जो है, अब इसके साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, ताकि जो एक ये जो काम है यानी रिपोर्ट बनाने का काम है वो जल्द से जल्द जारी हो एंड जो भी आपको एक्शंस लेने हैं, यानी सरकार को जो भी एक्शन लेने हैं वो जल्द से जल्द सरकार ले सके। The government has requested the court to direct Himalayan states and UTs to establish committees headed by the respective chief secretaries to work on carrying capacity assessment. अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जल्द से जल्दी एक असेसमेंट तैयार कीजिए, तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ये चीज़ बताई है कि कैसे वो तो काम कर ही रहे हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन इसमें उन्हें सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी, ताकि ये जो कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट है इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके एंड जो एक्शन प्लान है उसको रेडी किया जा सके। डिफाइनिंग कैरिंग कैपेसिटी, जो आपको बता चुका हूँ कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, refers to the maximum population size that an environmental can support without causing degradation or harm to its natural resources. अब मिनिमम लेवल की जो एक पॉपुलेशन होती है ताकि उस जगह का डिग्रेडेशन ना हो, तब तक उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन उससे ज़्यादा जैसे ही बढ़ती है तो वहाँ पे उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे हार्म है या नेचुरल रिसोर्स का जो डिप्लीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव ऑलरेडी चलाया स्टार्ट कर रखे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर हिमालयन रीजनल डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट अडैप्शन एंड गाइडलाइंस ऑन कैरिंग कैपेसिटी। अब सस्टेनेबिलिटी को लेकर या क्लाइमेट अडैप्शन को लेकर या फिर गाइडलाइंस ऑन कैरिंग कैपेसिटी को लेकर सरकार जो है ऑलरेडी कुछ जो एक्शंस हैं वो ले चुकी है एंड पब्लिक के अंदर ये सभी पॉइंट्स जो हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कैसे उन सभी को, यानी जो पॉपुलेशन वहाँ रहती है उनको ज़रूरत है कि वो सस्टेनेबिलिटी की, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना करे, पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ ना होने दे, और ऐसे अलग अलग डाइवर्स जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी सरकार के द्वारा सुझाए जा चुके हैं। चैलेंजेस एंड फेलियर्स की बात करें दोस्तों, तो लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड प्राइमरली ड्यू टू फ्लॉड रिकमेंडेशन एंड अ लैक ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं कि सरकार इसके ऊपर एक्ट नहीं करी, सरकार को भी नज़र आता है कि चीज़ें जो है वो कैसे डाइवर्स या फिर कैसे अफेक्टेड हो रही है, बट वही है ना कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट जब करते हैं तो उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। कोई भी हमारे भारत के अंदर आपने देखा कोई भी काम स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो उसके ऊपर प्रोग्रेस होनी होती है वो प्रोग्रेस टाइमली नहीं होती, इसके कारण जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं डिले होता हुआ नज़र आता है, या फिर कई बार तो हमें लगता है कि वो प्रोग्राम जो चलाया गया था कि इस चीज़ को सुधारने में वो बीच में रुक के एंड ख़त्म हो गया। तो ऐसे में ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि सरकार को देखने पड़ेंगे एंड लिटिल प्रोग्रेस जो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि लिटिल प्रोग्रेस ऑलरेडी मेड कर चुकी है सरकार, बट अब ज़रूरत है कि उस चीज़ पे वापस फोकस लाया जाए एंड जो डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस पर दोबारा फोकस किया जाए। फोकस शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ कैरिंग कैपेसिटी एंड प्रोसेस शुड बी पीपल सेंट्रिक। अब ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उनका तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ही, बट उसके साथ साथ कैरिंग कैपेसिटी है उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, यानी कि किस जगह का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसको कम करने के लिए ज़रूरत है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वहाँ की जो स्थिति है, जोग्राफिकल कंडीशंस है वो बदलती जा रही है एंड डाइवर्सिटी या फिर उन लोगों के लिए ही एक तरीके से मुसीबत पैदा कर रही है। वेरियस इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इक्वल पार्टनर्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल रूल्स। अब वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो या कोई भी यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर इस चीज़ को जल्द से जल्द एलिमिनेट करना है। तो सिटीजन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है इस समय पे, क्योंकि जो इनडायरेक्टली जो लोग हैं वही अफेक्ट होने वाले हैं इस चीज़ से। To evaluate the social dimension of sustainability, the expert committee should include citizen representation from local bodies, including पंचायत। अब ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपसे कि कैसे ज़रूरत है कि जैसे हमने बात करी ना अभी कि कैसे हमें ज़रूरत है कि पीपल सेंट्रिक होना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में लोगों का जो एक रोल होगा वो बहुत अहम है, क्योंकि ऑल एंड ऑल जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वो एक लोगों से जुड़ी हुई है।
यानी मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही ये सभी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कैसे फ्लड्स आ रही हैं या कैसे अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों का रोल है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें ही समझाने की ज़रूरत है सबसे पहले कि क्यों पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये सभी डिस्ट्रक्शंस के पीछे। टू इवैल्यूएट द सोशल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, द एक्सपर्ट कमिटी शुड इंक्लूड सिटीजन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग पंचायत के लोग हो, चाहे किसी गांव के लोग हो, चाहे किसी शहर के लोग हो, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूरी हो जाता है इस प्लान को इनिशिएट या फिर इस प्लान को इन एक्शन लाने में। सो ये था आज का हमारा सेकंड आर्टिकल, जहाँ हमने देखा कि क्यों लोगों को कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी के अंदर अगर हमें नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे फ्लड्स हैं, अगर इनको कम करना है तो लोगों का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now dear friends, let's move towards headlines। आज की कुछ हेडलाइंस चेक कर लेते हैं। गौते अक्षय लक्ष्मण, द फर्स्ट अग्निवीर टू बी किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अब आपको पता होगा कि ये सरकार की एक स्कीम थी अग्निवीर, जो स्कीम है आर्मी रिक्रूटमेंट के कारण, या आर्मी जो रिक्रूटमेंट करती है उसके अंदर ये एक स्कीम थी अग्निवीर। तो इसमें जो पहले बैच के मैं कहूँगा कि जो पहले जो इसके अंदर इंक्लूड हुए थे सोल्जर्स, उनमें से जो पहले जो सिपाही हैं गौतम अक्षय लक्ष्मण, तो ये शहीद हुए हैं अभी लाइन ऑफ ड्यूटी पे, यानी कि ये बने हैं पहले अग्निवीर जो शहीद होने वाले एट द लाइन ऑफ ड्यूटी। सियाचिन ग्लेशियर में इनकी शहादत हुई है, कुछ आतंकवादी से मुठभेड़ के कारण इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ऑल प्रेयर्स टू हिज फैमिली। एंड सेकंड हेडलाइन है कि आर्मी टू स्टार्ट फेजिंग आउट चीता चेतक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम 2027। अब अभी हमने हाल ही देखा कि MiG-21 जो है एयरफोर्स से जो उनको फेस आउट कर दिया है, वैसे ही आर्मी ने अब डिसीजन लिया है कि चेतक और चीता जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी फेस आउट करेंगे फ्रॉम 2027, बिकॉज उनकी जो टेक्निकल लाइफ है वो समाप्त होने वाली है बहुत ही जल्द। इंडिया सेंड रिलीफ गुड्स टू सिविलियन पॉपुलेशन। अब ये जो गाजा और हम बात कर रहे हैं ना कि इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, इसके अंदर इंडिया ने अपने जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके लिए रिलीफ गुड्स जो है उसी सेंट्रिंग ग्लोब मास्टर एरोप्लेन है उसके थ्रू काफ़ी मेडिकेशन एंड जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भेजी है इंडिया ने। सीएम योगी फ्लैग्ड ऑफ 15 बसेस अंडर मिशन महिला सारथी ऑन दुर्गाष्टमी इन अयोध्या। बसेस विल ऑपरेटेड बाय वुमेन एज ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। अभी यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 51 बसेस जो हैं वो मिशन महिला सारथी के तहत लॉन्च की है ऑन दुर्गाष्टमी। ये जो बसेस हैं ये होगी सेफ फॉर द वुमेन, बिकॉज जो वुमेन ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं वो भी वुमेन स्टाफ ही होगा। तो ये दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ हेडलाइंस। आज हमने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 आर्टिकल्स। अगर आपका कोई सवाल है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो या दैट्स इट, दैट्स टाइप ऑफ दिस एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। लाइक कीजिए इस एपिसोड को, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट योर आंसर्स, शेयर कीजिए इस एपिसोड को या इस पूरी प्लेलिस्ट को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिए फॉर मेजर अपडेट्स। आप रील्स चेक कर सकते हैं, मैं जो मेजर इवेंट्स होते हैं उन पर रील्स भी अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो टेलीग्राम पे भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे भी। एंड या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वन।